नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रसन गुरुकुल पर। साथियों, बिहार के सरकारी विद्यालयों में निरंतर जांच की प्रक्रियाएं चल रही हैं। सुबह पौने 9 बजे निरीक्षणकर्ता विद्यालय में उपस्थित हो जा रहे हैं। शाम 5 बजे तक जांच चल रहे हैं। शाम में पौने 5 बजे ही विद्यालय में प्रवेश कर जा रहे हैं। यहाँ पे बिहार में आप सभी को ज्ञात है कि जो शिक्षक शिक्षिकाएं छात्र छात्राएं एवं अभिभावकगण हैं, वे जब से सदन से माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को ये सुना है कहते हुए कि विद्यालय 10 से 4 हो चुके हैं और जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उन्हें पौने 10 में आना है और 4:15 में उन्हें चल जाना है, तब से जो है एक भ्रामक स्थिति उत्पन्न हो गई है। दुविधा में है कि आखिर एससीएस के पाठक के अनुसार 9 से 5 विद्यालय चलने हैं या फिर 10 से 4 विद्यालय चलने हैं। इसे लेकर के काफी कुछ असमंजस की स्थिति तब से अब तक बरकरार है। हालांकि जो शिक्षा विभाग के द्वारा जो निरीक्षण करता है, जिन्हें निरीक्षण की ड्यूटी में लगाए गए हैं, चाहे वे आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से आए हुए बीआरपी हो, बीपीएम हो, डीपीएम हो, या फिर जो विभागीय सरकारी जो कर्मचारी हैं, चाहे वो बीईओ हो, डीईओ हो, या फिर बीईओ डीईओ कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारी, या फिर डाटा ऑपरेटर या अन्य कोई भी हो, जिन्हें भी निरीक्षण करने हेतु जिम्मेदारी दी गई है, तो वे सभी निरंतर, ऐसा दावा है शिक्षा विभाग का कि पूरे बिहार भर में रोजाना 40,000 विद्यालयों की जांच हो रही है और जहां भी थोड़ा भी अनियमितताएं और गड़बड़ियां दिख रही हैं, वहां पे शिक्षक शिक्षिकाओं को कारण बताओ नोटिस, स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है और उन पे कार्रवाइयां हो रही है, उनका वेतन स्थगित कर दिया जा रहा है, वेतन काट लिए जा रहे हैं। इसके पीछे का काला सच क्या है? आखिर क्यों ऐसा हो रहे हैं? क्या उन सभी शिक्षक शिक्षिकाओं पर कार्रवाइयां हो रही हैं जो विद्यालय समय से नहीं आ रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, या कोई भी अनियमितताएं या गड़बड़ियां हो रही हैं उन सभी पर कार्रवाइयां हो रही हैं, या फिर टारगेटेड कार्रवाई हो रही है? तो इसे लेकर के हम इस वीडियो में आप सभी को स्पष्ट जानकारी प्रदान करने का प्रयास करूंगा कि काला सच क्या है उन निरीक्षण कर्ताओं का और निरीक्षण के पीछे का राज क्या है। साथियों, आप अभी लेटर जो है वो सुबह से एक वायरल हो रहा है। उसमें 4:50 पर टाइमिंग दिया हुआ है कि कोई डीओ जो है वो किसी विद्यालय में जाते हैं, वहां शिक्षक तो होते हैं पर एक भी विद्यालय के छात्र छात्राएं वहां उपस्थित नहीं पाए जाते हैं, जिसको लेकर के उपस्थित सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का वेतन काट लिया जाता है उस दिन का, और कारण बताओ नोटिस जारी हो जाता है, स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आप बताएं कि आपका उस एक दिन का पेमेंट क्यों नहीं काटना चाहिए। और आप सोचिए, इस बात को लेकर के समझने की आप चेष्टा करें कि 5 मार्च 2024 को 4:50 में वो जांच होता है और लेटर अगले दिन 6 मार्च 2024 को जारी होता है। उन्हें कारण बताओ नोटिस भेजा जाता है कि बताएं कि पेमेंट क्यों नहीं करना चाहिए। अब इसमें आप सोचिए, इसको एंगल जो है इसमें निकल कर क्या रहा है, इस पे आपको गौर करने की आवश्यकता है। और इस एक लेटर जो है पूरे बिहार भर में निरीक्षणकर्ताओं का पोल खोल के रख देता है। साथियों, जब 5 मार्च 2024 को जब 4:50 में आप अनियमितता पाते हैं किसी विद्यालय में, तो फिर एक दिन बाद 6 तारीख को आपका लेटर क्यों जारी होता है? क्या तब तक आप इस इंतजार में थे कि उस विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं आपसे संपर्क करें बिचौलियों के माध्यम से और वो मैनेज करने का प्रयास किया जाए? क्यों नहीं इसको संदेहास्पद माना जाए कि ऐसा हो सकता है और यह हो रहा है? आप सभी को मैं स्पष्ट तौर पे बता रहा हूं कि पूरे बिहार भर में जो निरीक्षण हो रहा है, निरीक्षण के पीछे का जो खेल है यही है। और आज भी आखिर क्यों एसएस के पाठक को माननीय मुख्यमंत्री भी सदन से प्रशंसा के कसीदे करते सुने जाते हैं कि एसएस के पाठक काफी ईमानदार हैं, लेकिन उनकी ईमानदारी के पीछे का जो बेईमानी छिपा है यदि जानेंगे तो फिर आपको घृणा होने लगेगा उस व्यक्ति से। साथियों, आपको मैं बता दूं कि जो भी रिक्तियां हो रही है, आप देख पा रहे हैं कि सदन से शिक्षा मंत्री से जब पूछा गया उनसे पूरक प्रश्न के रूप में कि वैसे परिजन जिनका माता या पिता या उनके घर के कोई भी जो शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं और उनका ऑन ड्यूटी अर्थात जो कार्यकाल उनका होता है उसमें यदि उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद आप सभी को ज्ञात है कि अनुकंपा पर बहाली होता है। तो उसमें लेकर के प्रश्न जब पूछे गए तो उनके द्वारा जवाब आता है कि चूंकि जिनके पास योग्यता है, जो शिक्षक बनने के काबिल हैं, और शिक्षक बनने के लिए क्या चाहिए? बीएड, डीएलएड और सीटेट, एस्टेट चाहिए। तो यदि वैसा योग्यता धारण करते हैं तो उन्हें शिक्षक के तौर पर बहाल किया जाएगा, लेकिन अब तक वैसे बहाल नहीं हुए हैं। वो दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनकी फाइलें वर्षों से जो है डीओ ऑफिस में दबा हुआ है। मालूम है क्यों? क्योंकि डीओ तक घूस नहीं पहुंच पा रहा है उस फाइल को आगे बढ़ाने के लिए, और वो दबा हुआ है आज तक। दूसरा, उन्होंने कहा, शिक्षा मंत्री ने कहा कि जो योग्यता धारण नहीं करते हैं तो उन्हें परिचारिका के तौर पर उनकी जो है नौकरी दी जाएगी या फिर अन्य शिक्षकेतर कर्मचारी के तौर पर उन्हें बहाल कर लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि
उसका अभी रिक्ति नहीं है, इसलिए वैकेंसी नहीं उनका आया तो उन्हें नौकरी नहीं दी गई है। दूसरे तरफ आप देख पा रहे हैं कि आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से रात्रि प्रहरी और प्रचारिका का भर्ती हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जब विद्यालयों में आवश्यकता ही नहीं है, जब रिक्ति ही नहीं है, तो फिर आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से क्यों प्रचारिका और रात्रि प्रहरी का भर्ती हो रहा है? और जिनके परिजन कार्यकाल में जिनकी मौत हो गई, आज उनका परिवार जो है वो दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, तो उन्हें उनके लिए कहा जा रहा है कि रिक्ति नहीं है और उनकी फाइलें वर्षों से डीओ ऑफिस में दबे हुए हैं। एससी/एसटी के पाठक भी इतने दिनों में क्या कर लिए उन लोगों के लिए जिनका फाइल दबा हुआ है, दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, आज दाने-दाने के लिए जो मुहताज है, जो परिवार जिस पर निर्भर था, वो शिक्षक के तौर पर जो भी शिक्षक या शिक्षिका थे उनकी मौत होगी और उनके बच्चों को या उनके आश्रितों को अब तक नौकरी नहीं मिल पाया और इस जो है उम्मीद में वे वर्षों बिता चुके हैं, वो उनकी चप्पलें खींच चुकी है। ऑफिसेज का चक्कर काटते काटते आखिर उन फाइलों की ओर क्यों नहीं नजर है एसएसके के पाठक का? उन्हें अब तक क्यों नहीं नौकरी मिला? सिर्फ इसलिए कि वे पदाधिकारियों तक जो उनकी डिमांड है फाइल आगे फॉरवर्ड करने का, वो डिमांड उनका पूरा नहीं हो पाया। और यह जो लेटर जारी हुआ कि 4:50 या एक पहले भी लेटर जारी हुआ था, तुरंत दूसरे दिन ही जिस दिन सदन से माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा किया था 9:45 से 4:15 वाला टाइमिंग, उसके दूसरे दिन ही एक विद्यालय में निरीक्षणकर्ता 9:05 में चूंकि उस समय तक शिक्षक शिक्षिकाएं नहीं आते हैं विद्यालय में, तो उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है, उनको एक दिन का पेमेंट काटने की धमकी दी जाती है और वह लेटर जारी होता है। आखिर क्यों? ऐसा क्यों होता है? और सिर्फ शिक्षा विभाग में नहीं, अन्य विभागों में भी यही होता है कि जब किसी को पकड़ा जाता है तो जो पदाधिकारी होते हैं वो इंतजार करते हैं ताकि वो किसी बिचौलिए के माध्यम से या स्वयं उनसे संपर्क कर सके, मैनेज करने के लिए मोटा रकम उनको दे सके ताकि उन पर कार्रवाइयां न हो। और यह अभी बिहार के विद्यालय निरीक्षणकर्ताओं के द्वारा हो रहे हैं। जब +2 का बोर्ड एग्जाम चल रहा था, जब मैट्रिक का बोर्ड एग्जाम चल रहा था, उस समय भी जब शिक्षक शिक्षिकाएं जब पकड़े जा रहे थे, क्योंकि इतना सख्त नियम थोप दिए गए थे, हालांकि मेहनताना के तौर पर क्या मिलता है और नहीं जाए यदि तो उन पर भी कार्रवाई होता है। जो जिनको +2 या फिर मैट्रिक बोर्ड में जिनको दिए जाते हैं ड्यूटी, अब वे नहीं जाए, उनकी इच्छा नहीं है कि वो नहीं जाए, तो उन पर भी कार्रवाइयां होती हैं, क्यों नहीं गए? और उन्हें नहीं भेजा जाता है जिनका संपर्क होता है ऑफिसेज में, बीआरसी और डीओ ऑफिस में जिन अध्यापकों का, जिन शिक्षक शिक्षिकाओं का संपर्क होता है, उन्हें +2 और 10th बोर्ड के एग्जाम में एग्जाम ड्यूटी में उन्हें नहीं लगाया जाता है, नहीं उन्हें कॉपी जांच के लिए भेजा जाता है। तो इस प्रकार के खेल क्यों? और जब पकड़े जाए वो, और पकड़े सिर्फ इसलिए जाए कि जिस कक्ष में उनकी ड्यूटी है उस कक्ष में कोई चीटिंग कर रहा था, बाहर से कोई आया और उस कक्षाधीक्षक जो शिक्षक शिक्षिकाएं उन्हें पता नहीं था और वो आए अटेंडेंस पकड़े कि कोई जो है चीटिंग कर रहा है। उस छात्र छात्रा जो परीक्षार्थी है उस पर तो कार्रवाई होगी, लेकिन उस कक्षाधीक्षक को भी पकड़ के ले जाते हैं और तब तक वे दफ्तर में बैठाए रहते हैं जब तक कि मैनेज नहीं हो जाता है, और यदि असमर्थ होता है मैनेज करने में तो उस पर भी कार्रवाई होती है। 100 पकड़ाता है, उसमें 75 को मैनेज किया जाता है, 25 पर कार्रवाई होती है। ऐसा क्यों आखिर होता है? निरीक्षणकर्ता जो आ रहे हैं विद्यालयों में, यहां भी यही खेल देखने को मिल रहा है। क्या आप जहां जहां तक हमारी वीडियो जा रही है, जो जो देख रहे हैं, आपके गांव में विद्यालय होंगे, आसपास में विद्यालय होंगे, चाहे वो प्राथमिक हो, मध्य हो, माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो, क्या सभी जगह की स्थिति सुधर गए? क्यों नहीं सुधरे? सिर्फ यही कारण है कि जो निरीक्षण करता है उन तक उस विद्यालय से जो है वो मोटा रकम पहुंच जा रहा है। इस वजह से न तो टाइमिंग में सुधार हुआ, न ही पढ़ाई में कोई गुणवत्ता आई और न ही वहां उपस्थिति बढ़ी है। और उपस्थिति बढ़ने की जो बात कही गई है वह दरअसल बात ऐसी है कि अब पूरे बिहार के लगभग 24-25 लाख छात्र छात्राओं का नामांकन जो है वो रद्द कर दिया गया है, उनका जो है नाम काट दिया गया है। अब आप समझिए, जिस विद्यालय में 350 बच्चे हैं, अब वहां पे 200 बच्चे रोजाना आते हैं, 150 बच्चे जो है वो गायब रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि 150 एक ही बच्चा जो है वो रेगुलर गायब रहता है, ऐसा तो है नहीं। अब हुआ यूं कि चूंकि 150 बच्चे गायब रहते हैं तो उसमें से 100 बच्चा जो नियमित तौर पर एक आध हफ्ता 10 दिन गायब रहा, उस बच्चे का नाम कट गया। अब वहां पे 250 बच्चा रहता है और बच्चा 200 रेगुलर आ रहा है, 50 बच्चा जो है वो कभी एक कभी वो करके जो है वो अब्सेंट रहते हैं। तो परसेंटेज लाजमी है। जहां पहले 350 बच्चा का नाम था उसमें 200 बच्चा आ रहा था, उसका परसेंटेज, और जहां अब 250 ही नामांकन है उसमें 200 बच्चा आ रहा है, उसका परसेंटेज तो बढ़ना लाजमी है। तो इस प्रकार से उपस्थिति बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है शिक्षा विभाग के द्वारा कि उपस्थिति बढ़ी है, बढ़ी नहीं है। दरअसल आप जाइए अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक से, आप एससी के पाठक के आने से पूर्व या फिर जो दावे किए जा रहे हैं पिछले 3-4 महीना से उपस्थिति बढ़ा है, तो उससे पूर्व आप 4 महीना पहले का उपस्थिति आप देख लीजिए, आज का उपस्थिति देख लीजिए कितने बड़े होंगे। 2, 4, 10, 20 स्टूडेंट यदि बढ़े होंगे तो अलग बात है,
लेकिन 20 स्टूडेंट सिर्फ बढ़ जाने से यह सफलता तो नहीं है शिक्षा विभाग एसएस के पाठक का, उनके आने से उपस्थिति बढ़ गई। दरअसल खेल दूसरा खेला गया, इसमें उपस्थिति का जो नाटक किया जा रहा है पढ़ाए जाने का, उसके पीछे का खेल दूसरा खेला गया है। अब आइए, निरीक्षणकर्ता हो गया, उपस्थिति हो गया, किस प्रकार से खेल खेले गए आप सभी को ज्ञात होना चाहिए। अब जो आप देख पा रहे हैं विद्यालयों में यदि थाली भी लिया जा रहा है तो एजेंसी के माध्यम से, टेबल बेंच भी लिया जा रहा है एजेंसी के माध्यम से, अभी विद्यालय जीर्णोद्धार का काम, रिपेयरिंग का काम, या फिर जो भी समरसेबल उसमें बैठ जा रहा है, बोरवेल जो हो रहे हैं, पानी टंकी बैठ रहे हैं, कोई भी कार्य हो रहे हैं जो विद्यालयों में, वे सभी एजेंसी के माध्यम से हो रहे हैं। भर्तियां एजेंसी के माध्यम से हो रहे हैं। इन सभी में व्यापक स्तर पर खेल खेले जा रहे हैं। आप थाली का गुणवत्ता जाकर के देखिए, थाली जो एजेंसी से प्रदान किए जा रहे हैं वो मुश्किल 6 महीना भी नहीं चल रहा है और उसमें काले काले धब्बे पड़ जा रहे हैं। जो टेबल बेंच विद्यालयों को प्रोवाइड किया जा रहा है एजेंसी के माध्यम से, वह 1 साल भी नहीं हो रहा है, ढनाढन करने लग रहा है। जो रिपेयरिंग का कार्य हो रहा है वहां आप जाकर देखिए आप किस प्रकार से अनियमितताएं बरती जा रही हैं। वो जो एजेंसी है, चूंकि वह एक ही विद्यालय नहीं, उस एजेंसी को कई अलग अलग विद्यालयों में जो है वो मरम्मती का कार्य करने हेतु उसकी जिम्मेदारी दी गई है। वो कर क्या रहा है, वो क्रेशर से, वो डंपर से जो है, हाईवा से, वो कहीं एक डंपिंग पॉइंट है उसका, वहां पे वो डस्ट जो है मंगा ले रहा है और डस्ट ट्रैक्टर से अलग अलग विद्यालय में जहां जहां उसका टेंडर है वहां भेज करके और बालू की जगह पर डस्ट का प्रयोग किया जा रहा है। साथ ही जो छर्रे का प्रयोग किया जा रहा है फर्श ढलाई में, उस छर्रे का जो गुणवत्ता है वो काफी निम्न है। आप सड़कों पर चलते हुए जो कंकड़ देख रहे हैं उस साइज का जो है छर्रे का प्रयोग किया जा रहा है फर्श ढलाई में। आप देख पा रहे होंगे जो सीमेंट है, वो सीमेंट जो है वो मुख्य जो फैक्ट्रियां हैं जहां पे सीमेंट बनते हैं वहां से नहीं खरीद करके जो मिनी फैक्ट्री है जहां पे बोरियां ला करके मार्केट से और दूसरे ब्रांडेड जो सीमेंट होते हैं उस टाइप का बोरी, उनके लेवल का बोरी मंगा करके, और जो मिनी फैक्ट्री में सीमेंटेड भरे जाते हैं, जो कचरे भरे जाते हैं, उस सीमेंट का प्रयोग किया जा रहा है। वो एजेंसी वाला अपने डंपिंग पॉइंट पर मंगा करके और वहां से जो है वो भेज रहा है विद्यालयों में, उस प्रकार से कार्य हो रहे हैं। इतने अनियमितताएं बरती जा रही हैं। अब जब एससीएस के पाठक इतना ही ईमानदार हैं तो उनके नाक के नीचे क्यों इस प्रकार के कार्य हो रहे हैं, इतना भ्रष्टाचार क्यों फैला हुआ है, इतनी अनियमितता और गड़बड़ियां क्यों बढ़ती जा रही हैं? आखिर ये जो ठेकेदार है, जो एजेंसी है, आखिर किसके इशारे पर ये सारे कार्य कर रहे हैं? जेई आ रहा है विद्यालयों में, वो जांच कर रहा है, तो क्या जांच कर रहा है? उसके सामने वो मिनी फैक्ट्री का बोरा खुल रहा है, उसके सामने जो है वो डस्ट से जो है वो फर्श ढाले जा रहे हैं, उसके सामने जो है जो जोड़ाई का कार्य है वो डस्ट से हो रहा है, बालू का रेत नहीं प्रयोग किया जा रहा। आखिर क्यों उतना निम्न गुणवत्ता का सीमेंट और गिट्टी का प्रयोग किया जा रहा है? यह सोचने और समझने वाली बात है। जो विद्यालयों में जो बोरवेल होने हैं वह 250-300 फीट नीचे ले जाने हैं और ट्रक टाइप का जो बोरवेल करने वाला जो मशीन होता है उससे जो है बोरवेल बोर करने हैं। अब उसके जगह पर जो है हो क्या रहा है कि जब पानी उसको 150-200 या फिर 200 से भी कम, कहीं 125, कहीं 150, कहीं 250 फीट की गहराई पर उसको मिल जा रहा है, और वहीं वो जो है पाइप डाल करके, समरसेबल डाल करके, और उससे 50 फीट अधिक, 75 फीट अधिक का जो है वो पैसा निकाल करके, और जो है वो जेई वगैरह वगैरह सभी, और कहां कहां तक पैसा पहुंच रहा है वो जांच का विषय है, और इस तरह से किए जा रहे हैं। आईटी से इंस्ट्रक्टर का बहाली हुआ, 2-2 लाख रुपया लिया गया। बीपीएम, डीपीएम, बीआरपी का जो बहाली हुआ उसमें पैसे लिए गए। आखिर ये पैसे जा कहां रहे हैं? क्या एससीएस के पाठक या जो शिक्षा विभाग में उच्च आला अधिकारी हैं, क्या उनको उनके बिना इशारे पर क्या बीओ या डीओ स्तर पर एक खेल खेले गए? क्या यहीं तक वो पैसे जो इतने मोटा रकम जो वसूल किया गया, क्या यहीं तक सीमित रह गया? क्या एजेंसियों के माध्यम से जो इस प्रकार से बेहद ही निम्न गुणवत्तापूर्ण मटेरियल प्रोवाइड जो विद्यालयों में किया जा रहा है, क्या उसमें जो पैसे भ्रष्टाचार के रूप में जो बचाए जा रहे हैं, क्या वो पैसा ठेकेदार या एजेंसी या जेई तक ही सीमित रह जा रहा है? क्या वो शिक्षा विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी, पदाधिकारियों, आला अधिकारियों पटना मुख्यालय में जो बैठे हुए उन तक नहीं पहुंच रही है? आखिर क्यों विद्यालय के प्रधानाध्यापकों के डायरेक्ट जिस प्रकार से उनके स्कूल डेवलपमेंट अकाउंट में जो पैसे आते थे, क्या उस प्रकार से नहीं दिए जा सकते थे कि वे जो है थाली खुद खरीद सकें, वे जो है बेंच टेबल खुद मंगा सकें, वे अपने विद्यालय का जीर्णोद्धार और मरम्मती खुद करा सकें, वो खुद जो है विद्यालयों में जो पेयजल की सुविधा है उसको उपलब्ध करा सके, खुद वो जो है शौचालय बना सके, वो भोजनालय बना सके, वो खुद जो है पुस्तकालय का व्यवस्था कर सके? क्यों नहीं हो रहा है? क्यों आखिर आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से रात्रि प्रहरी, सफाई कर्मी, परिचारिका, उसके बाद बीपीएम, डीपीएम, बीआरपी की बहाली क्यों हुई? क्या सरकार शिक्षा विभाग के माध्यम से बहाली हो जाती तो क्या दिक्कत था? आखिर पेमेंट तो सभी को दिए जा रहे हैं, घूस जो है पर बहाल किए जा रहे हैं, एजेंसी मोटा माल जो है कमा रहा है। तो इस प्रकार से जो है खेल खेले जा रहे हैं पूरे। आप देखेंगे यदि तो सिर्फ यदि शिक्षक भर्ती को छोड़ दिया जाए तो शिक्षक भर्ती
के रूप में खुद को पारदर्शी दिखाते हुए शिक्षा विभाग एससीएसके के पाठक और दूसरे रास्ते से वे मोटा माल जो है वो कमाने का प्रयास कर रहे हैं। यह जो है काला सच है पूरे विद्यालय निरीक्षण के पीछे और जो विद्यालयों में कार्य हो रहे हैं उसके पीछे और जो आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से जो मैन पावर उपलब्ध किए जा रहे हैं शिक्षा विभाग को, उसके पीछे का काला सच यह है। और आप सभी यह जानते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते हैं, यह सर्वविदित है, क्योंकि आपके भी किसी परिचित का आईटीसी इंस्ट्रक्टर वो बना होगा और पता होगा कि 2 लाख रुपया देकर के बना है। आपके भी किसी सगे संबंधी या परिचित जो है वो डीपीएम बीपीएम बीआरपी के रूप में बहाल हुआ होगा, आपको पता है कि वो किस प्रकार से उसकी बहाली हुई है। आपके परिचित ही रात्रि प्रहरी या परिचर्का के रूप में बहाल हुआ होगा, आपको पता है आपके गांव या आस पड़ोस के विद्यालयों में जो बेंच आए हैं, जो थाली प्रोवाइड किया गया है, जो मरम्मती जीर्णोद्धार, जो पेयजल की सुविधा है, तो जो कार्य किए जा रहे हैं, कितनी अनियमितता और गड़बड़ियां बरती जा रही हैं, वो आप सभी को पता है। तो एक जो खुला याम जो इतनी अनियमितताएं गड़बड़ियां बरती जा रही, इतना भ्रष्टाचार जो फैला हुआ है, क्या इसमें घूसखोरी नहीं माना जाए? बिल्कुल ही यह पैसा नीचे से लेकर के ऊपर तक के अधिकारियों को पहुंचाया जा रहा है, जांच का विषय है और इसको लेकर के आम जनमानस को भी जो है जागरूक होने की आवश्यकता है। सिर्फ अब जो है सोशल मीडिया और मल्टीमीडिया की आवश्यकता जो है वो युग है। आप जो है वीडियो बनाएं सोशल मीडिया के ऊपर, आप जो है अपने जिला के जो शिकायत निवारण जो कार्यालय है वहां पे जाकर के आप शिकायत करें, वहां से जांच बैठेगा, जांच होगी, यदि अनियमितता पाया जाता है तो कार्रवाई होगी। आप डायरेक्ट डीओ को फोन करें, आप बीओ को फोन करें, आप जेई को फोन करें और यदि आपका फोन जाता है ग्रामीण होने के नाते तो अवश्य ही वो जो कार्य हो रहे हैं गलत तरीके से उसमें सुधार होगा। साथ ही विपक्षी जो दल है वह क्यों आखिर शांत बैठा है? इस प्रकार से जो इतने व्यापक स्तर पर जो अनियमितताएं बरती जा रही है उसको लेकर के क्यों नहीं सदन में हंगामा कर रहा है? हालांकि अब तो बजट सत्र समाप्त हो चुके हैं, क्यों नहीं वो सड़कों पर इसको लेकर के जो है आंदोलन कर रहे हैं और क्यों इसको लेकर के आवाजें नहीं उठा रहे हैं? तो इस पे सवाल निशान लगता है कि जो सत्ता में होता है और जो विपक्ष में होता है तो दोनों मिलजुल करके जो है वो बंदरबाट करके अपने राज्य और देश के संपत्ति को खा रहे हैं। हमारे आपके द्वारा टैक्सेस का पैसा उसको बंदरबाट बनाए हुए हैं, जिसका लाठी उसका भैंस होता है। जब चूंकि सबको पता है कि भ्रष्टाचार हो रहे हैं, घूसखोरी चल रही है, तो शांत रहते हैं सभी, क्योंकि सत्ता में ये जाएंगे विपक्ष वाले तो उनको भी यही करना होगा जो आज सत्ता में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। इसलिए आवाजें इसको लेकर के नहीं उठ पाते हैं और हम और आप जैसे सामान्य व्यक्ति जो इस प्रकार से वीडियो और खुलासे करते हैं तो उन पर भी चाबुक चलते हैं, उन पर कार्रवाई होती है। तो आप सभी को इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है और इतना आप शेयर करें कि यह जो है सरकार के कानों तक भी पहुंचे, विपक्ष के कानों तक भी पहुंचे और शिक्षा विभाग के एसएसके के पाठक तक भी पहुंचे कि उनके नाक के तले क्या कुछ हो रहा है, जिसको लेकर के यदि वह ईमानदार हैं तो उन पर बेईमानी का जो धब्बा लग रहा है वह आखिर क्यों लग रहा है, क्यों इस प्रकार के खेल खेले जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़ने के लिए, मैं इतने का बनने के लिए, भरोसा बनाने के लिए। जय हिंद।